हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th की साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया था एसिड बेस एंड सॉल्ट, जहाँ पर आपने अम्ल के बारे में पढ़ा था, क्षार के बारे में पढ़ा था और लवणों के बारे में पढ़ा था। साथ ही बहुत सारे टॉपिक्स आए थे कि अगर अम्ल, क्षार या आपका लवण कोई है तो आप कैसे पता करेंगे, सूचकों से के माध्यम से आप पता कर रहे थे कि उनकी प्रकृति कैसी है। सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज करने के बाद, आज के सेशन से शुरू करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है आपका फिजिकल एंड केमिकल चेंज, यानी कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना? तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जल्दी से आप चैप्टर का नेम नोट करेंगे पहले। तो बच्चों, यहाँ पर जो चैप्टर चल रहा है, आज हम स्टार्ट करेंगे उसमें देखो, एक वर्ड पे ध्यान देंगे, चेंज, यानी कि परिवर्तन। परिवर्तन या चेंज आपका क्या होता है? ठीक है ना? चेंज जब भी आप बोलते हैं, या परिवर्तन जिसे आप कह रहे हैं, वो एक बदलाव की बात करता है। ठीक है? कोई एक स्थिति में आप थे और किसी कारणवश उस स्थिति से बदलाव आया है, उस स्थिति में किसी भी प्रकार से, तो उसको परिवर्तन कहा जाएगा। सपोज हम यहाँ ए पॉइंट पर कहीं खड़े थे और यहाँ पर खड़े ही हैं आप, तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि हमने चलना शुरू किया और हम ए से इस बी पॉइंट पर आ गए हैं, तो ये आपको परिवर्तन दिखाएगा। क्या दिखाएगा? परिवर्तन। आपकी स्थिति में परिवर्तन हुआ है। पहले आप ए पॉइंट पर थे, फिर आप बी पॉइंट पर आ गए। ओके? इसी तरह से हर एक चीज में परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है ना? जैसे कि बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग जन्म लेते हैं, तो जन्म लेते समय हम लोगों का शारीरिक, मानसिक, भावात्मक हर तरह से जो विकास होता है वो कुछ और होता है, और धीरे धीरे समय के साथ साथ क्या होता है, हमारे शारीरिक अंगों में वृद्धि होती है, हमारे शरीर में वृद्धि होती है, विकास होता है, मानसिक विकास होता है। इस तरह से क्या होता है, एक परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। ठीक है? इसके अलावा आपके पास कोई बीज है सपोज, जिसको आपने मिट्टी में डाल दिया है, उसको वहां पर अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां मिली, आप कहेंगे अनुकूल परिस्थितियां थी सारी, और उसके बाद इस बीज ने इस प्रकार से अंकुरण किया और उसके बाद एक पेड़ का रूप ले लिया सपोज। तो देखो, यहाँ से एक बीज था और बीज से आप एक पेड़ तक देख रहे हैं, तो ये बदलाव हुआ है। इस बदलाव को ही आपका क्या कहा जाएगा? परिवर्तन कहा जाएगा। तो परिवर्तन हर एक चीज में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर परिवर्तन आपके किसी भी तरह के हो सकते हैं। सपोज आपको मम्मी ने बोला है कि पानी लो ग्लास में और उसमें चीनी डाल दो, तो पानी का अपना कुछ गुण था। जब आपने उसको टेस्ट किया था, उसमें किसी भी प्रकार का आपका टेस्ट नहीं है, टेस्टलेस है, वो स्वादहीन है, रंग नहीं है उसमें किसी भी प्रकार का। लेकिन जब आप उसमें चीनी ऐड की और उसके बाद आप उसको टेस्ट करते हैं, तो आपको क्या दिखता है कि पानी का जो स्वाद है वो बदल चुका है। तो बदलाव आया है वहां पर। स्वाद में आप बदलाव की बात कर रहे हैं, तो वो बदलाव है एक प्रकार का, यानी परिवर्तन वहां पर हुआ है। इसके अलावा आपके पास एक बैलून है। ठीक है? आपके पास एक बैलून है, इस बैलून में आपने एयर को ब्लो किया, हवा भरी, और हवा भरने के बाद इसका आकार आपका बदल गया। ठीक है? तो इस तरह से आप क्या कर रहे हैं, हवा भरने के बाद स्थिति में परिवर्तन लाया आप। हवा भरने के बाद बलून का जो साइज है वो चेंज हो गया। बैलून का साइज चेंज होने के बाद अगर आप उससे हवा वापस बाहर निकाल देते हैं, तो वो वापस इसी ही स्थिति में आ जाएगा। ओके? तो इस प्रकार से आपने कई सारे परिवर्तन अपने आसपास होते हुए देखे होंगे, या आप लोगों ने कई सारे परिवर्तन किए होंगे। जैसे कि और भी सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोग जैसे अभी सुबह हमने ब्रेकफास्ट किया सभी ने, ठीक है? तो आपके पास कुछ तो रहा होगा, ब्रेड रहा होगा, रोटी रही होगी, या जो भी चीज आपने, फ्रूट्स रहे होंगे, मिल्क रहा होगा, कोई भी सब्सटेंस रहा होगा, या कोई भी फूड आइटम था जो आपने खाने आपके ब्रेकफास्ट में लिया, तो वो एक रॉ फॉर्म में था आपके पास। ठीक है? या आप क्या बोल सकते हैं कि सॉलिड फॉर्म में था या लिक्विड फॉर्म में, जो भी उसका फॉर्म था। उसके बाद आपने क्या किया, उसको मुंह में रखा, दांतों की सहायता से उसको चबाया, धीरे धीरे वो भोजन डाइजेशन की एक प्रोसेस से गुजरा आपका।
ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सॉलिड सब्सटेंस था, सपोज ब्रेड, वो ब्रेड से आपने क्या किया, वो डाइजेशन में आपका गया, डाइजेशन की प्रक्रिया में गया और उसका पाचन हुआ। तो परिवर्तन वहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है। कहाँ आपके पास एक सॉलिड ब्रेड था और उससे अलग अलग न्यूट्रिएंट्स बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिए, तो इस प्रकार से वहां पर भी परिवर्तन है। उससे पहले जब ब्रेड मेकिंग का प्रोसेस चल रहा होगा, यानी रोटी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी, तब भी आपका क्या हुआ, पहले आपके पास आटा था, पानी था, ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, आटे को गूंथा होगा, रोटी बनाई होगी। तो एक आटे से, सूखा आटा जो था, वहां से रोटी के बनने की प्रक्रिया में भी आपको बदलाव देखने को मिलता है, यानी परिवर्तन वहां पर भी हुआ है। चाय बनने का प्रोसेस देखो, परिवर्तन उसमें भी हुआ है। खाना, कोई सब्जी बन रही है, उसमें परिवर्तन हुआ है। तो ये सारे आपके परिवर्तन के एग्जाम्पल्स हैं। आप कहते हो कि हम मोमबत्ती को जलते हुए देखते हैं, तो मोमबत्ती जल रही है, साथ साथ मोम भी पिघल रही है, तो दोनों क्या है, दोनों परिवर्तन है, बदलाव हो रहा है आपका किसी न किसी, यानी पूर्व स्थिति में किसी भी तरह से अगर बदलाव होता है, किन्हीं भी परिस्थितियों में चेंज के कारण या उनको बदलने के कारण बदलाव आता है स्थिति में, तो वो आपका परिवर्तन है। ओके, तो इसी परिवर्तन की बात कर रहे हैं, और ये परिवर्तन आपको दो तरह से देखने को मिलता है। एक आपका भौतिक परिवर्तन होता है, दूसरा आपका रासायनिक परिवर्तन होता है, यानी फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज की बात हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। तो वो क्या क्या होता है उसको समझने से पहले परिवर्तन के कुछ उदाहरण समझ लेंगे। उदाहरण के लिए आपकी माताजी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है, ठीक है ना, यानी ठंडा पानी बनाना है, मीठा पानी, और उसमें शक्कर घोलने को कहा जाता है। पानी में शक्कर का विलयन जो बन रहा है, शक्कर का विलयन बनाना एक क्या है, परिवर्तन है, बदलाव वहां पर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बोला। इसके अलावा खींचा हुआ रबर बैंड भी किसी परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, यानी रबर बैंड है आपके पास, आपने उसको स्ट्रेच कर लिया, पहले उसका साइज इतना सा था, आपने स्ट्रेच किया, खींचा उसको, साइज इतना बड़ा हो गया, तो साइज में परिवर्तन आया है, बदलाव आया है, तो ये भी परिवर्तन है आपका, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। और व्यापक रूप से ये परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं, एक भौतिक है और दूसरा आपका क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। ओके, अब देखिए भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होगा, एक ही एग्जाम्पल में दोनों को बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, मैंने क्या कहा, मोमबत्ती के जलने का उदाहरण आपको बताया, जहां पर परिवर्तन हो रहा है। मोमबत्ती का साइज इतना बड़ा था, जलते जलते छोटा हो गया है, तो बदलाव आया है, यानी वहां पर परिवर्तन हुआ है। इसके अलावा आपने मोम को पिघलते हुए देखा है, वो भी परिवर्तन है। इसके अलावा थ्रेड जो जल रहा है वो आपको परिवर्तन दिखा रहा है। तो यहाँ पर दो प्रकार के परिवर्तन होंगे। जब आप मोमबत्ती के जलने की बात करते हैं तो दो प्रकार के परिवर्तन होंगे। तो ये मोमबत्ती यहाँ पर जल रही है, मोमबत्ती के जलते समय मैंने क्या बोला, दो प्रक्रियाएं चलेंगी आपकी। एक कि यहाँ पर जो थ्रेड है ये जल रहा है, और दूसरा आपका यहाँ मोम पिघल रही है। क्या कहा, एक प्रक्रिया है धागे के जलने की, ठीक है, और दूसरा क्या है यहाँ पर मोम का पिघल। दो परिवर्तन हो रहे हैं, परिवर्तन दोनों ही है। धागा जल रहा है, उसमें भी क्या होगा, धागा जल जाएगा, जलने के बाद आपको वहां पर कार्बन कंटेंट मिलेगा, बहुत सारी गैसेस मिलेंगी, तो ये परिवर्तन है। धागा कहाँ बदल गया, ऑक्सीजन से कंबाइन होकर। उसके बाद मोम का पिघलना, आप कह रहे हो मोम पहले सॉलिड स्टेट में था, ठोस अवस्था में था, और उसके बाद वो पिघल करके द्रव अवस्था में आ गया है, तो ये भी आपका क्या है, परिवर्तन है। लेकिन दोनों परिवर्तनों को समझना आवश्यक है। जब आप धागे के जलने की बात कर रहे हैं तो ये परिवर्तन एक आपका अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है, यानी कि अगर धागा जलता है, ये धागा है आपका, ये आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके आपका जल रहा है, और जलने के बाद आप क्या बोल रहे हो कि हमें कार्बन कंटेंट मिल रहा है और गैसेस मिल रही हैं अलग अलग प्रकार की। तो वापस अगर आप इस कार्बन और गैस को या फिर जितनी भी चीजें वहां पर बन रही हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे तो आपको धागा और ऑक्सीजन नहीं प्राप्त होने वाला है। समझ रहे हो ना, धागा एक बार जल गया तो जल गया,
वापस से आप उस धागे को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक परिवर्तन ये है। दूसरा, मोम का पिघलना। मोमबत्ती जल रही थी और वो पिघलने लग गई गर्म होने के कारण, तो पिघलने के बाद आप यहाँ नीचे सरफेस पे देखते हैं तो फिर से मोम आपको मिल जाती है सॉलिड फॉर्म में। समझ रहे हैं? तो यानी वो जो मेल्टिंग ऑफ वैक्स है वहां पर, यानी मोम का पिघलना है, उस पिघली हुई मोम से आप दोबारा ठोस मोम को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये उत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है, यानी रिवर्स हो रहा है। जो पिघली हुई मोम थी उससे आप अगर उसको ठंडा कर लेंगे तो वापस जमी हुई मोम बन जाएगी। तो इस प्रकार का परिवर्तन उत्क्रमणीय यानी रिवर्सिबल चेंज आप जिसे कह रहे हो। ओके, तो यहाँ पर दो परिवर्तन मैंने आपको बताए और दोनों परिवर्तन एक दूसरे से भिन्न हैं, अलग हैं एक दूसरे से। तो ये दोनों ही आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। पहला परिवर्तन जो हमने कहा कि धागे का जलना हो रहा है, वहां पर हम वापस धागे को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, कुछ नए पदार्थ बन रहे हैं जो आपका कार्बन कंटेंट, कालिक वगैरह जिसको बोलते हैं, या गैसेस निकल रही हैं, तो नए पदार्थ के बनने की बात हो रही है। ठीक है ना? तो ये परिवर्तन आपका कैसा है? ये आपका रासायनिक परिवर्तन होगा। ओके, वहीं पर जब आप मोम के पिघलने की बात कर रहे हैं तो मोम का पिघलना आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो क्या समझ में आया इससे? इससे हमें ये समझ आता है कि भौतिक परिवर्तन कभी भी नए पदार्थ के बनने की बात नहीं करेगा। यानी पहले भी मोम ही था जब सॉलिड स्टेट में था, स्टिक के रूप में, जब वो पिघल गया, गलित अवस्था में मिला, तब भी आपका मोम ही रहा, और जब वो फिर से जम गया तब भी वो मोम ही था, नया पदार्थ कुछ नहीं था। तो भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। दूसरा, रिवर्सिबल है चेंज, उत्क्रमणीय है। आप क्या कहते हैं? ठोस से द्रव में गया और द्रव से वापस ठोस में आ गया, यानी जमा हुआ मोम था, फिर पिघला और पिघल करके आपने उसको फिर से ठंडा किया, वो फिर से जम गया। तो इस प्रकार का परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ओके, इसके अलावा जब आप रासायनिक परिवर्तन की बात कर रहे हो, आपने कहा हमारा धागा जल गया और जलने के बाद वहां पर कालिख बनी, आपका गैसेस बनी अलग अलग प्रकार की, लेकिन हम उनसे वापस धागे को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो अनुत्क्रमणीय प्रकार का परिवर्तन है। और जब आप इनके बनने की बात कर रहे हो तो नया पदार्थ बन रहा है, पुराना पदार्थ नहीं है, वो धागा ही नहीं है, धागा तो जल चुका है, उससे आपकी अलग अलग गैसेस भी निकल गई है, फ्लेम बन गई है, या फिर आप कार्बन कंटेंट्स की बात कर रहे हो, वो सारी चीजें बन गई हैं, तो नया पदार्थ बना है। तो रासायनिक परिवर्तन नए पदार्थ के बनने की बात करता है, यानी रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ बनेगा, जबकि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनेगा। भौतिक परिवर्तन उल्टा हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन रिवर्स नहीं होता है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में कि दो जो परिवर्तन है वो क्या क्या है। तो उनमें से पहला परिवर्तन लेके चलते हैं, भौतिक परिवर्तन जिसे कहा गया है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, चाय सब लोग पीते हैं, कुछ लोग नहीं भी पीते होंगे, पर पानी को उबालते हुए तो सभी ने देखा होगा कि पानी अगर बॉईल हो रहा है तो वहां पर क्या होता है। तो पानी को जब गर्म किया जाता है, धीरे धीरे उसका तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ने के बाद क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आपका पानी जो द्रव अवस्था में था, कौन सी अवस्था में है यहाँ पर? द्रव अवस्था में। ठीक है, इस द्रव को क्या किया गया? हीट किया गया, ऊष्मा दी गई। आपको दिख रहा है फ्लेम, गैस पे रखा हुआ है आपने, फ्लेम जल रही है, धीरे धीरे पानी का तापमान बढ़ेगा। पानी का तापमान बढ़ने से वो गर्म होगा, गर्म होने के बाद उसका क्या होगा? धीरे धीरे आपको उससे भाप बनती हुई दिखेगी, यानी पानी आपका गैसीय अवस्था में चला गया। ठीक है, जिसको आप भाप, स्टीम, वेपर, जो भी वर्ड्स उसके लिए ले लो। तो इस तरह से द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में चला गया। कब? मैंने कहा आपको परिस्थिति में परिवर्तन लाना होगा, इसी से आपकी स्थिति में भी परिवर्तन आएगा। यानी आपने तापमान बढ़ाया तब ये हुआ। अगर पानी को ऐसे ही रख देते, तापमान नहीं बढ़ाते, तो क्यों पानी भाप में बदलता? पानी भाप में कब बदल रहा है? जब तापमान बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो इस तरह से पानी आपका भाप में परिवर्तित हो गया। अब आप क्या करते हैं? इस भाप के ऊपर एक ढक्कन लगा देते हैं। ठीक है, भाप बन रही थी, आपने उसके मार्ग में एक ढक्कन रख दिया, यानी प्रेशर अप्लाई कर दिया, दबाव आपने लगा दिया, या सिंपली जिस बर्तन में आप उसको गर्म कर रहे थे उसको आपने ढक दिया, ढक्कन लगा दिया।
अब आपको उस ढक्कन के नीचे छोटी छोटी वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देती है, यानी कि इस सरफेस से वापस से पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी ढक्कन पे, जो भाप के संपर्क में आ रही है वो वाली सरफेस। ये भाप बनी यहाँ से, ये ढक्कन से टकराई और वापस यहाँ पर आपको पानी की बूंदें बनी हुई दिखेंगी। ओके, तो ये क्या हुआ यहाँ पर, द्रव अवस्था से पानी आपका गैसीय अवस्था में गया। जब आपने उसको गर्म किया, ढक्कन आपका ठंडा हो सकता है, यानी तापमान वापस कम हो गया, या आप क्या कह सकते हैं दबाव हमने ज्यादा लगाया, तो उससे क्या हुआ, ये भाप जो थी वो वापस आपकी पानी में बदल गई। तो द्रव के रूप में हमने पानी को लिया और गैस के रूप में आपने भाप को देखा। तो आपको दिख रहा है कि पानी से भाप बन रही है और भाप से वापस पानी भी बन सकती है। ऐसा नहीं है कि कोई नया पदार्थ बन रहा है, यहाँ पर भी वो H2O ही है, पानी ही है, जब वो आपको लिक्विड स्टेट में दिख रहा है, और जब वो वेपर या स्टीम के रूप में आपको दिख रहा है यहाँ गैसियस स्टेट में, तब भी वो वाटर ही है, यानी H2O ही है। ओके, कोई नया पदार्थ नहीं है। तो ये परिवर्तन कैसा है, ये आपका भौतिक परिवर्तन है। यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर सिर्फ आपके पानी की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हुआ, जो द्रव से गैसीय अवस्था में चला गया। अब इससे वापस क्या आ सकता है, ठोस अवस्था में, बर्फ के रूप में। ठीक है, क्या था, आपके पास पानी था द्रव अवस्था में, पानी, एक बोतल में पानी है सपोज आपके पास, आपने उसको फ्रीजर में डाल दिया, टेम्परेचर कम हो गया, धीरे धीरे पानी आपका जमना शुरू कर देगा, तो ठोस अवस्था में आ गया बर्फ के रूप में। क्लियर। देन आपने क्या किया, उस बर्फ को आपने वापस फ्रीजर से निकाल लिया बाहर। जब आपने फ्रीजर से निकाला, बाहर का तापमान सपोज ज्यादा है, धीरे धीरे वो बर्फ पिघलना शुरू होगी और वो वापस आपका पानी में बदल जाएगी। तो यहां पर भी क्या हुआ, अवस्था में परिवर्तन हुआ। सिर्फ है वो पानी ही, चाहे आप उसको बर्फ के रूप में देखो, पानी के रूप में देखो, या फिर भाप के रूप में आप देखो, वो पानी ही है। लेकिन चूंकि अवस्था परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए आप उसको परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। और किस प्रकार के परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, क्योंकि नया पदार्थ नहीं बन रहा है, रिवर्सिबल चेंज है, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन है। उल्टा आप इस परिवर्तन को कर सकते हैं, जहां पर आपने कहा कि हम पानी से भाप बना रहे हैं, तो भाप से पानी भी बन जाता है, पानी से बर्फ बनती है, तो बर्फ से वापस पानी भी बन जाता है। ठीक है ना। तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। एक पात्र में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए, क्या आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देती है। उबलते हुए जल से दूरी पर भाप के ऊपर क्या करेंगे, एक बर्तन को उल्टा करके रखिए या ढक्कन लगा लीजिए, सिंपल। तो किसी बर्तन को उल्टा करके रखने पर क्या होगा, बर्तन की भीतरी सतह को देखिए, क्या आपको वहां पर जल की कोई बूंद दिखाई देती है। तो हमें वो जल की बूंद दिखाई देती है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जब आपने बर्तन रखा तो वो प्रेशर अप्लाई कर रहा है, वहां पर दबाव लगा रहा है उस भाप पर, जो भाप ऊपर उठ रही थी ना, उस पर दबाव लगा, और दबाव लगने से वो वापस पानी में बदल गई। ओके, तो इस तरह से ये आपका क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ओके, तो इसको नोट कर लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे भौतिक परिवर्तन में कुछ और पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन बोला। ठीक है, इसके अलावा भौतिक परिवर्तन क्या है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ी बर्फ लेंगे। ठीक है, बर्फ के थोड़े से भाग के पिघलने तक बर्तन को क्या करेंगे, धूप में रखें। अब आपके पास बर्फ और जल का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण में रख दें। आपका हो क्या रहा है यहाँ पर, जो मैंने आपको पहले बताया ना, कि आपने एक किसी बर्तन में बर्फ ले लेनी है, या आपने क्या करना है, पानी को
फ्रीजर में डाल देना है, देन वो क्या हो जाएगा, थोड़े समय बाद तापमान जब कम होगा तो तापमान के कम होने से आपका पानी वहां पर जम जाएगा। ठीक है, पानी जम गया, देन आपने क्या किया, फ्रीजर से उस बर्फ को वापस बाहर निकाल लिया। तो यही कहा जा रहा है, कांच या प्लास्टिक के कटोरे में आपने थोड़ी बर्फ ले लेनी है। बर्फ लेने के बाद क्योंकि आपके बाहर के सराउंडिंग्स का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू फ्रीजर, फ्रीजर में टेम्परेचर बहुत कम था, धीरे धीरे अब क्या हुआ, पानी आपका बर्फ से पानी जो आपका है वो बर्फ से यानी ठोस अवस्था से आपका वापस द्रव अवस्था में आना शुरू करेगा। ओके, तो इस तरह से बर्फ ने पिघलना शुरू कर दिया आपने, क्योंकि क्या कहा कि पिघलने तक बर्तन को धूप में रखे। धूप में रखने का मतलब क्या है कि आप टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं, तापमान को बढ़ा रहे हैं। तो मैंने यही बोला है, जब भी परिवर्तन आएगा तो किसी न किसी परिस्थिति में आपको पहले बदलाव करना होगा। अगर फ्रीजर में ही बर्फ रहती, किसी भी प्रकार की परिस्थिति में बदलाव नहीं आता तो आपकी बर्फ नहीं पिघलती। आपने क्या किया, उसको वहां से बाहर निकाला, यानी कि टेम्परेचर को रेज किया। टेम्परेचर के बढ़ने से आपकी जो पानी बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में थी वो वापस से द्रव अवस्था में पानी के रूप में आपको दिखाई देने लग गया। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका एक भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। क्योंकि आप इस बर्फ की बात कर रहे हो तो ये भी आपका H2O है, और जो आप ये पिघले हुए पानी की बात कर रहे हैं तो ये भी H2O है, यानी कि जल ही है, नया पदार्थ नहीं है कोई भी। हर बार आप अभी तक आपने जो दोनों एग्जाम्पल समझे पानी के, वो दोनों सिर्फ अवस्था में परिवर्तन की बात करते हैं। चाहे आप कहो बर्फ से आपका पानी बना है तो ठोस से द्रव गया है, पानी से भाप बनी है तो वो गैसीय अवस्था में गई है आपका जल ही तीनों अवस्थाओं में। ओके, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर भौतिक परिवर्तन को समझा। ओके, चलिए इसको नोट कर लेंगे जल्दी से। चलिए आगे, कागज के टुकड़े को 4 वर्गाकार टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को पुनः 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को फर्श अथवा किसी मेज पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े परस्पर जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले। ठीक है, इससे क्या समझ में आता है, नया पदार्थ नहीं बन रहा है। देखो, पहले आपके पास एक बहुत बड़ी शीट थी, यहाँ पर कागज की एक शीट थी, आपने क्या किया, उसके 4 टुकड़े कर दिए। फिर आपने एक टुकड़ा लिया, उसके फिर 4 कर दिए। आप परिवर्तन तो कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं आप स्थिति में। पहले आपके पास इतनी बड़ी शीट थी एक, फिर आपने 4 वर्गों में उसको विभाजित कर दिया, फिर आपने एक वर्ग उठाया, उसको फिर से 4 वर्गों में विभाजित कर दिया। लेकिन है तो वो अभी भी कागज ही ना। जिस कागज की शीट पहले थी आपके पास, बाद में भी वही कागज की शीट है, बस क्या हुआ यहाँ पर आपका आकार बदल गया। तो आकार में परिवर्तन आया। आकार में भी आप कैसे बोलोगे, पहले बड़ा साइज था अब छोटा हो गया। ठीक है वो वर्ग के रूप में ही आपको दिखाई दे रहा है। जो कागज की शीट आपकी पहले थी इतनी बड़ी, वही आपके बाद में भी उसी कागज की शीट रही, बस छोटा साइज हो गया उसका। ठीक है, तो ये परिवर्तन भी कैसा है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ थोड़ी बन रहा है। ऐसे थोड़ी हुआ कि यहाँ पर कागज की शीट थी, आपने उसको कट किया, वो कांच में बदल गया या कोई और पदार्थ बन गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो कागज की ही शीट अभी भी, बस उसका आकार छोटा हो गया। ठीक है ना, पहले बड़ा आकार था, अब आपने उसको छोटा आकार कर दिया है काट करके। ओके, तो इस तरह से आकार में परिवर्तन आया है कागज के, तो ये एक भौतिक परिवर्तन है। तो पहले आपने भौतिक अवस्था में परिवर्तन की बात की, ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन। अभी आप आकार की बात कर रहे हो कि आकार में परिवर्तन यानी भौतिक परिवर्तन, सिर्फ आकार में परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जब भी उसकी बात होगी, वो भौतिक गुणों में परिवर्तन की बात करेगा। आपने किसी को काट करके छोटा कर दिया है, आपने क्या किया, उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ला दिया है, आपने उस पर रंग कर दिया है। अमाप में परिवर्तन कर सकते हैं आप, वर्ग के रूप में था, इसको काट करके आप
ट्रायंगल बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, कुछ भी और अन्य किसी शेप का बना लीजिए। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, उसके शेप में चेंज कर रहे हो, साइज में चेंज कर रहे हो, आप फिजिकल स्टेट में चेंज कर रहे हो, कलर में चेंज कर रहे हो। तो ये सब आपका फिजिकल चेंज है। कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, पुराना ही पदार्थ है आपका, जिसको कि आप थोड़े बहुत परिस्थितियों में चेंज करके उसकी भौतिक अवस्था, रंग, आकार, अमाप, इन सब में परिवर्तन ला रहे हैं। ओके, तो इस तरह से आप परिवर्तन को यहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास एक और एग्जाम्पल है, देखो लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका था, उसको काट करके छोटा कर दिया है, तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। नया पदार्थ नहीं बन रहा है कोई, क्या हो रहा है, बड़ी लकड़ी के टुकड़े से, सपोज आम की लकड़ी है ये, ठीक है ना, इसको इतनी बड़ी लकड़ी थी, इसको काट दिया है, काट करके 2 ब्लॉक बन गए आपके अलग अलग, तब भी वो आम की ही लकड़ी रहेगी, कोई और पेड़ की थोड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? तो ये भी क्या है आपका, ये भी आपका भौतिक परिवर्तन होगा। तो पदार्थ के आकार, अमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं। ओके, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है, यानी उल्टा किया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। क्लियर है? तो यही हमने सब यहाँ पर समझा भौतिक परिवर्तन में। क्लियर है? और उदाहरण आपने देखे हैं, लकड़ी के टुकड़े को काटना, कागज की शीट को काटना, पानी का बर्फ बनना या पानी से भाप बनना, भाप से पानी का बनना या पानी से बर्फ का बनना, ये सारे आपके भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में एक नया चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज स्टार्ट किया है, जिसमें हमने सबसे पहले चेंज को बहुत अच्छे से समझा कि परिवर्तन क्या होता है। उसके बाद हमने 2 परिवर्तन देखे कि एक भौतिक प्रकार का होगा, एक रासायनिक परिवर्तन होगा, जिसमें भौतिक परिवर्तन को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। आने वाले सेशन में इससे आगे हम लोग बात करेंगे। तब तक के लिए चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे, रासायनिक परिवर्तन को भी एक बार देख लेंगे, और बाकी आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।